नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है और हम भारत के लोग खाली होते हैं तो सरकार हमें बिजी रखती है अलग अलग मामलों में। अब पासपोर्ट को ही लें, कहते हैं कि नागरिकता का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज उसको मानते थे भारत के लोग, लेकिन अब अपने पासपोर्ट को देख रहे हैं और कभी सरकार को देख रहे हैं जो कह रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं है। अब पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, तो फिर क्या है? इस पे हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल चुके हैं, लेकिन वैध दस्तावेज फिर क्या बनाना चाहिए और इनको सबको लगा के फिर एक वैध दस्तावेज बन जाएगा, ये भी अलग सी बात है। एक और चीज़, अब त्यागी जी और मैं एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करने के दौरान मैंने कुछ गड़बड़ी की तो इसका आरोप त्यागी जी पे नहीं आएगा। राम मंदिर का जो चंदा चोरी वाला मामला है वो इस तरीके से ही है कि चंपत राय तो निर्दोष है और चंपत राय के ड्राइवर पे FIR दर्ज हुई है। तो जो राम को लाए थे वो लोग चंदा चोरी पे बसते नज़र आ रहे हैं। देश अलग तरीके से सोच रहा है और देश में एक ऐसी बहुत बड़ी पीढ़ी तैयार हो रही है जो इन धार्मिक संस्थाओं को कुछ लोगों के पेट पालन का जरिया समझ रही हैं कि ये भगवान से इनका कोई संबंध नहीं है, ये सब लोग अपने अपने घर पर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि ऐसे लोग जो भगवान राम के नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं और वो भगवान राम के आए हुए चंदे को भी खा जाते हैं, इनका सबसे बड़ा कारण ये लोग भी हैं। तो आप ज़रूर इस बारे में अपने विचार रखना और इन बारे में बात करते हैं त्यागी जी से। त्यागी जी, पासपोर्ट वैसे नज़रों से गिर गया ना बड़ा संभाल के रखते हैं लोग इसको। पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है। पासपोर्ट खूब लोगों के पास है जी। अब नहीं, करीब इतनी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं? मुझे लगता है पासपोर्ट करीबन 60-70 करोड़ लोगों के पास है ना। बामुश्किल 10 करोड़ लोगों के पास। अच्छा। हाँ। खैर, शुरुआत ऐसे करता हूँ। मुझे ना कल जब मैं जा रहा था दोपहर में तो मुझे एक नौजवान मिले। नौजवान तो क्या, 41 साल की उम्र होगी और पिछले 15-16 साल से या 20 साल से वो लगभग ऑस्ट्रेलिया है, मेरे पड़ोसी हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो अंकल उन्होंने सारी बात ये करी कि अंकल इस देश को क्या हो गया। अच्छा। मैं क्यों, क्या हुआ? बोला इतनी महंगाई और इतनी पर्सनैलिटी कल्ट और इतना सब कुछ, सारा देश डिस्टर्ब्ड है, सब परेशान है और लोग अंधभक्ति में बह रहे हैं, ये हो क्या गया? और इतनी महंगाई है कि मुझे तो बोला हम डॉलर में कमाते, बट मुझे यहाँ लगा कि बहुत महंगा है जीवन और लोग कैसे इन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं। जब जाइए होटल्स में भीड़ है, सब कुछ खपत हो रही है और महंगाई के बावजूद हो रही है। तो मैंने कहा भाई आप क्यों चिंता करते हो, आप तो वहाँ के नागरिक बन चुके हो, मस्त रहो। बोला जी नागरिक तो बन गए लेकिन जड़ें तो हमारे यहीं है, रूट तो यहीं है। भारत के साथ कुछ भी होता है तो हमें दुख होता है उस चीज़ का। तो मैंने भारत की प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है, बन चुके हैं कि धेले की इज्जत नहीं है आपकी। उनका जवाब ये था कि धेले की इज्जत नहीं है आपकी, अब समझते हो कुछ भी रहे। तो ये तो है वो। तो अब तो पासपोर्ट की डिमांड ही कम हो जाएगी जब दिल्ली की इज्जत नहीं रही। तो मोदी जी इस वादे के साथ आए थे कि भारत के वीज़ा को, पासपोर्ट को लेने के लिए, भारत का वीज़ा लेने के लिए लाइनें लग रही होंगी, अमेरिका लाइन में खड़ा होगा। तो हालात सबके सामने है। अब रही बात की नागरिकता का आधार क्या होगा। ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं, सर्टिफिकेट हमारे, ये बनते किस आधार पे हैं? ये मोस्टली 10वीं की मार्कशीट के आधार पे बनता है। अब ये देखिए कि राजनीति शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो पहला उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से ऊपर की होनी चाहिए और वो पागल ना हो। 3-4 वाली है ना। तो भारत का नागरिक हो तो हम ये मान के चलेंगे द्रौपदी मुर्मू जो आजकल हमारी राष्ट्रपति हैं वो भारत के नागरिक हैं। और जितने सांसद हैं वो भी सारे उस नाते, और मंत्री वगैरह भी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार किसी को मान्यता नहीं दे रही। तो
लेकिन सब चल रहा है ऐसे ही चलता रह गया, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। फिर किसी दिन कोई कहेगा कि नहीं साहब ये चीज़ें नहीं चलती। इसका मैं आपको सिंपली जोड़ रहा हूँ हिंदू धर्म से, चूँकि उसका आजकल ज़्यादा जिक्र है कि हिंदू कौन है आज तक तय नहीं हो पा रहा। एक सरदार जी हैं प्रोफेसर दया सिंह जी, तो इसी पे उनकी पूरी रिसर्च है कि हिंदू कौन है। बोले हिंदू जिसा आप कहते हो उसमें से इतने बड़े सेक्शन हैं लोगों के 60-70% के जो कहते हैं हम हिंदू है ही नहीं। बोले इस देश का दलित नहीं मानता। चूँकि हिंदू की पहचान ये है कि एक तो वो जाति व्यवस्था में विश्वास करता है, दूसरे वो पूजा पाठ में विश्वास करता है। मतलब मेरे अध्ययन से ये चीज़ें 2 चीज़ें निकल कर आई हैं, वो हिंदू है। और ये चीज़ें तो बहुत लोग नहीं करते हिंदू होते हुए भी। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम लॉ पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो किसी और धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो हिंदू है। तो जो बौद्ध, ईसाई, जैन वगैरह नहीं है, वो हिंदू है। तो मैं इस बहस को, इस बातचीत को भारत से ले जाके, भारत उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना हिंदू धर्म है आज की तारीख में। चूँकि आरएसएस के सर वो कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि हमारा रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हो सकता कि हिंदू धर्म का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी आरएसएस इज इक्वल टू हिंदू धर्म। लेकिन ये पहली बार हो रहा है सर 10-12 साल में कि किसी आदमी के एक बयान पे मोहन भागवत को प्रतिक्रिया देने पे मजबूर होना पड़ा। देंगे, अभी तो शुरुआत हुई। प्रियांक खड़गे ने मतलब ऐसा लपेटा है उनको, पहली बार मतलब डिफेंसिव नजर आ रहा है ये लोग। तो अब आप देखिए कि हिंदू धर्म, आप पूजा पाठ करते हैं आप तब भी हिंदू हैं, नहीं करते तब भी हिंदू। आप मंदिर जाते हैं तब भी हिंदू, मंदिर नहीं जाते तब भी। चोटी रखते हैं तब भी हिंदू, आप राम के भक्त हैं तब भी आप हिंदू, आप रावण के भक्त हैं तब भी आप हिंदू हैं। यानी हिंदू क्या है? तो ये देश की जो नागरिकता, हमारे भारत की जो पहचान है वो ऐसी ही डाउटफुल हो रही है जैसे ये हो रही है। बट ये सरकारी काम है। आपको जिस बंदे ने जहाँ जन्म लिया है, अगर उसका भी आप ये नहीं बता पाते कि यहाँ का नागरिक है, तो फिर इससे बड़ी तो विफलता क्या फिर होगी? कोई नागरिकता का वैध प्रमाण पत्र जारी कर दो। हाँ, तो अब उसकी, अब मजाक में लोग कह रहे हैं, जैसे हमने भी कल कहा था कि आप ना नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जो इनका पाठ है, हो सकता है आने वाले समय में ये आपको रोक ही लिया जाए सड़क पे चलते और बताओ कि आप सिद्ध करो कि आप सनातनी हो, भारतीय हो। तो आपके पास क्या प्रमाण है? देखिए इस्लाम में एक व्यवस्था है ये जानने के लिए कि बंदा मुस्लिम है कि नहीं। पुरुष की, पुरुष, महिला की। तो अब ऐसे ही राह चलते गली मोहल्लों में आपको पूछा जाएगा, अगले चरण में पूछा जाएगा। चूँकि एथनिक क्लेंजिंग करनी ना, आपको भी साफ करना है। अगर आप उस धारा से नहीं जुड़े हो तो आपको क्या करना बचाव में? डर के मारे आपको एक तो नमस्ते सदावत्सले कंठस्थ होनी चाहिए या एक ये वंदे मातरम है ना, सुजलाम सफलाम सस्य श्यामलाम, ये पूछेंगे। और वो लोग पूछेंगे जिन्हें खुद नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है, एक आपसे आप दिखा सकते हैं प्रमाण के थ्रू में, अगर राम मंदिर में आपने कोई दान दिया है तो वो रसीद दिखा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का कोई प्रमाण है तो वो बता सकते हैं। या कोई आपकी संघ आई हो, आप कभी संघ में गए थे शाखा में, है ना। और इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो शाखा लग गई उसके मुख्य शिक्षक कौन है ना, या आपके संगठन मंत्री कौन है भारतीय जनता पार्टी के। तो अब इन चीज़ों से तो तय होगा नहीं। अब ये प्रश्न नए पूछे जाएंगे और बाकायदा आपको हो सकता है फॉर्म भी भर के देने पड़ेंगे सारे। और तब उसके बाद में ये प्रमाणित किया जाएगा कि वो सारे दस्तावेज तो हैं, अतिरिक्त व्यवस्था इनके पास ये भी इन प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए अतः सिद्ध होता है कि ये भारत के नागरिक हैं। सारी दुनिया में कहीं बहस नहीं चल रही किसी भी देश में कि वो उस देश का नागरिक है कि नहीं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि हमारे नेता हमें व्यस्त रखते हैं, हमेशा खाली लोग है ना, बिजी रखते हैं। हाँ, वो हमें ये मान के चलते हैं कि भारत की जो जनता है ना, जिन है ये, अगर इसको खंबे पे ऊपर नीचे चढ़ाते रहो, अगर नहीं चढ़ेंगे तो फिर ये समस्या क्रिएट कर देंगे। बहुत ही हास्यास्पद है कि आप पासपोर्ट को नहीं मान रहे, आधार को नहीं मान रहे, चुनाव मतदान का जो आपका वोटर कार्ड है आप उसे नहीं मान रहे, राशन कार्ड को नहीं मान रहे। तो उस हिसाब से तो भारत के जितने भी लोग हैं 140 करोड़ से ज़्यादा, तो कोई भी नागरिक नहीं है। तो सरकार को मेरा तो ये निवेदन है कि कुछ ना कुछ फैसला सबसे पहले सारे काम रोक के ये कर लेना चाहिए कि कैसे हमारी पहचान हो। अब हम विदेश में, हमारे बच्चे इतने जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं लगातार, तो उनको तो सिर्फ वहाँ इसलिए जाने दे रहे हैं कि पासपोर्ट देख के कि भारत का वैध नागरिक है। उसी पासपोर्ट को देख के वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। कि पहले ये भारत का नागरिक था, अब ये। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी से बड़ा तो भारतीय कोई ही नहीं, उनके पास क्या है इसके अलावा कुछ है क्या? ना कोई दस्तावेज नहीं उनके पास, क्या तो जब तक नरेंद्र मोदी के पास कोई प्रमाण पत्र इनमें से नहीं है,
और उनकी नागरिकता संदिग्ध है तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? भाई मोहन भागवत के पास भी तो यही प्रमाण पत्र होंगे, ये नरेंद्र मोदी के पास होंगे। अब लोग हंस रहे हैं, थू थू करते हैं इनकी बातों पे, पर इनको शर्म आती नहीं। ये सारे के सारे चंपत राय हो रहे हैं, ये चंपतों का टोल है पूरा। समझे, भक्त नाराज हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। एक मैं किताब पढ़ रहा था, हमारे चौधरी श्यामचंद्र जी यहाँ के मंत्री रहे हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। मैं बता दूं दर्शकों को, चौधरी श्यामचंद्र जी एक्स मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, और वो दलित समाज से आते थे। उन्होंने एक किताब लिखी है आरएसएस और फासिज्म। वो किताब दुर्लभ हो चुकी है, उसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं है। और मुझे लगता है कि आरएसएस की थ्योरी को अगर किसी ने ढंग से लिखा है इस देश में तो वो चौधरी श्यामचंद थे। वो किताब अब बाजार से गायब की जा रही है, चुन चुन के, मिलेगी नहीं आपको हमारे अलावा तो खैर। लेकिन वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी कि आरएसएस क्या है रियली में। आरएसएस के बारे में अगर हरियाणा के किसी आदमी ने शोध किया है देश के काम का तो वो चौधरी श्यामचंद जी हैं। तो उन्होंने 3 पहचान बताई आरएसएस वालों की, 3D। एक तो डबल स्पीक, दोहरी बातें करेंगे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड, और तीसरी है डिसीट, यानी कि धोखा देना। बोले ये ऐसे लोग हैं जो पुण्य कर्म करते हुए भी, पुण्य की प्रशंसा करते हुए पाप कर्म करते हैं। कितनी कठोर भाषा है। मैं कोट कर रहा हूँ श्यामचंद जी को कि ये पुण्य का गुणगान करते हुए पाप कर लेते हैं। चलाओ मुकदमा उन पे, कोई नहीं चलाएगा। उन पे चलाएंगे तो आपको वीर सावरकर पे चलाना पड़ेगा, जो सीधे सीधे मैंने 1-2 बार पहले भी कहा कि वो कह रहे हैं कि संघ का कार्यकर्ता पैदा होता है, मर जाता है, बिना कुछ करे मर जाता है, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है जीवन में, वीर सावरकर कह रहे हैं। और अब जैसे जैसे ये प्रियंक खरगे जी ने ये सारे चीज़ें खोली है ना, तो धीरे धीरे सब चीज़ें आ रही हैं। तो एक उनका जो पूर्व संघी है, ऐसा कम ही होता है कि वो दलित थे और संघ छोड़ के चले गए थे, तो उनका इंटरव्यू इस पर आ रहा था, तो मैंने देखा वो। तो उन्होंने कहा जी आप जिला प्रमुख रहे हो संघ के, आप बताओ इनका हिसाब किताब कैसे चलता है। तो बोले जी आप हैरत करोगे, अगर इनके किसी कार्यालय पे आप जाओ या छापा मारो तो आपको कोई कागज नहीं मिलेगा, ना कोई सदस्यता सूची है, ना कोई हिसाब किताब है, किसी भी तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। ये कंठस्थ रखते हैं चीज़ों पर, पता सब होता है। बोले कि जो हमारे पहले ही उसमें ना सब ओरल चलती थी चीज़ें, तो इनके पास जानकारी संपूर्ण है लेकिन लिखित में कहीं नहीं, सिर्फ याद रखते हैं कंठस्थ ये हुआ है वो है। फिर उसने कहा जी ये जो गुरु दक्षिणा का पैसा आता है, बोले इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, इनको इंटरनली पता होता है। बोले इस पैसे का करते क्या है? बोले ये जो पैसा वहाँ इकट्ठा होता है, इस पैसे को किसी नगर सेठ को दे दिया जाता है। अच्छा जी। संघ में ही कोई व्यक्ति, चूंकि अधिकांश तो लोग वही है, तो वो पैसा उसको दे दिया जाता है और वो पैसा फिर मार्केट में रोटेट होता है और इनके खर्चे उससे चलते, ब्याज वाज इस तरीके से। और अगले साल जब फिर गुरु दक्षिणा आएगी तो फिर पैसा वो उसको दे दिया जाता है। यानी कि इस नाम पे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका हिसाब किताब तो कहीं है नहीं, लेकिन उसका प्रयोग कोई और कर रहा है। कितनी गंभीर बात कही उसने, एनजीओ। और आप ये देखना कि ऐसे ही, मतलब बहुत खतरनाक बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत से मठों में और मंदिरों में ये सिस्टम चल रहा है कि उस पैसे का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए, हैं, और कोई हिसाब किताब नहीं उनका, और वो सब लोग यहीं जुड़े हैं। तो चंपत राय जो है वो प्रतीक बन चुका है आरएसएस के असली चरित्र का। आप ये देखिए ना, और आज उसका इस्तीफा भी हुआ है। ड्राइवर आरोपी है, हाँ, वो बंदा आरोपी नहीं बनाया। और देखो इतनी ऐसी एक जो अपने यति नरसिंहानंद जी हैं कोई, हाँ जी, है ना, हाँ, उन्होंने तो इतनी गंभीर बात कह दी है कि अगर कोई थोड़ा भी सम्मान, आत्मसम्मान हो व्यक्ति में तो वो खड़ा हो जाए, पागल हो जाए इस चीज़ को लेके। लेकिन कहीं चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है। मतलब उन्होंने जिस तरह की बात कही है उसे पढ़ के सुन के लोगों को हैरत होती है, यार ये तो बात, मतलब ये क्या कह दिया। मतलब मेरे पास प्रमाण है कि इनकी रातें गुजरती हैं लड़कों के साथ में। दर्शक समझ लेंगे जो कुछ चीजें हैं वो तो अगर चंपत राय इस चीज का खंडन क्यों नहीं कर रहे, या क्यों नहीं इस पर मुकदमा कर रहे उस आदमी पे, तो हो क्या रहा है, इस बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष तो पूरे हुए हैं, लेकिन साथ में इनका जो छीछा लेदर होनी शुरू हुई है,
हाँ, मतलब 100 वर्ष होने पे तो इनका दबदबा बनना शुरू होना चाहिए था। हाँ, उल्टी इनकी माटी कूटनी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे चक्र उल्टा हो गया। मोहन भागवत जी को सफाई देनी पड़ रही है, आरएसएस के लोगों से हिसाब मांगा जा रहा है, उनके दस्तावेजी प्रमाण पत्र। अच्छा, जैसे नागरिकता संदिग्ध है, ऐसी आरएसएस का भी सारा का सारा वजूद ही आरएसएस की संदिग्ध नागरिकता भी संदिग्ध है है, जी। और हिंदू धर्म भी संदिग्ध है। तो हम तो एक संदिग्धता के दौर से गुजर रहे हैं इस समय, है ना। वी आर ऑल डाउटफुल, और ये इन्होंने बना दिया। अब हैरत की बात है, आज मैं देख रहा था दोपहर बाय दी वे, तो यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं ना, निषाद जाति के मल्लाह, जो नदियों को पहले पार हाँ, कराते वो थे, घाट बनेंगे जी वहाँ पे। उनके घर तोड़ दिए लोगों ने। हाँ, वो गौर इसलिए तोड़ रहे हैं कि वहाँ पे घाट बनाए तो जाएंगे। उस समय एक 80 साल के वृद्ध ये कह रहे थे, अब आप किसी को क्या रोक लोगे। बोला, हमें मुगलों ने बसाया, हमें अंग्रेजों ने बसाया, हमें उजाड़ा किसने। सुना? बोले, इस धर्म वाली सरकार ने, मोदी की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो लोग हमारे इतने संवेदनशील हैं कि जब आप उनकी आजीविका पे या उनकी आस्था पे चोट करते हो तो उसके परिणाम बहुत भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए राम मंदिर से आप कोई भी घोटाला हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन इस घोटाले ने जो भी कुछ हुआ है वहाँ, 115 करोड़ हिंदू है बताते हैं भारत में, उन सबकी आस्था पे हमला किया, और वो सब लोग बेचैन हैं। और ये सारे लक्षण इस दिशा में जा रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कोई बहुत ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जो शायद इंदिरा गांधी के आपातकाल को भी भुला देगा। कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ होने की संभावना 400 पार वो ऐसे ही नहीं ले जा रहे चीजों को ना। हाँ, आप ये देखिए, छोटी छोटी एक ऐसा दल जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, उसमें टीएमसी मर्ज कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अब वो पहले एक लिहाज शर्म होती थी सर कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, उससे तो मोदी ऊपर है। जी और मोदी जी की पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि लोगों की परवाह नहीं करनी है। अब राजनीति में भी आप देखिए, कोई सांसद कल शिवसेना में था, आज बीजेपी में जा रहा है, कोई उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये देखिए इनका, मैं अब चूंकि आपातकाल की बात हो रही है, मैं ये पढ़ रहा था कि इंदिरा गांधी जब अपनी तानाशाही पे उतरी, भाई एक दौर तो उनका है ना जिसमें वो तानाशाह है ना, तो उसमें उन्होंने क्या करा, लोकसभा का कार्यकाल 5 की बजाय 6 साल करवा दिया था। अब बड़ी अजीब बात है, मतदाता 5 साल के लिए आपको चुन रहा है और आपने कार्यकाल बढ़ा दिया। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के लोग थे वो भी तो सांसद थे, अटल जी थे, किसी ने इस्तीफा दिया नहीं दिया। उस दौरान पूरे 1 साल का उन्होंने वेतन भी लिया और सारे भत्ते भी लिए। लेकिन 2 लोग भारतीय राजनीति में ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा जी, इनको पता होना चाहिए, ये प्रेरणा ले सकते हैं। कौन थे? शरद यादव और मधुली में, दोनों ने इस्तीफा। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिकता का तकाजा है कि हम 5 साल से एक दिन भी फालतू ना रहे यहाँ, हम 5 साल के लिए चुने गए। तो शरद यादव ने और मधुली में ने इस्तीफा दिया, और शरद यादव फिर जबलपुर से चुनाव लड़के आए थे बाद में। तो ये होती नैतिकता। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेतृत्व ने क्यों नहीं दिखाई ये नैतिकता? सोचने वाली बात है ना जी, बिल्कुल। और या तो ये हो कि हमें पता नहीं, हमें एहसास नहीं। जब तुम्हारे साथ के ही 2 लोग दे रहे हैं इस्तीफा और वो खुल्लम खुल्ला बता रहे कि हमारा आधार ये है, तो आपकी मॉरलिटी कहाँ चलेगी? तो इन लोगों से तो नैतिकता की उम्मीद करना भी बेकार की बात है। ये सुविधा भोगी हैं, आनंदजीवी लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 700 किसान मर जाएं, प्रधानमंत्री खुलेआम कहता मेरे लिए मरें क्या? इससे क्रूर वक्तव्य कोई हो सकता है किसी का? एक भी आदमी अगर मरे, मैं एक फोटो देख रहा हूँ आजकल, कोई बुजुर्ग हैं 80-90 साल के होंगे, उनकी आंखों से आंसू रो रहे हैं वो कार्यक्रम। बोला, आपने खून के आंसू रुलवा दी इस देश की जनता को, और आपको शर्म नहीं आ रही? आप बनारस संविधान की हत्या का दिवस मना रहे हो। मेरठ आप तो रोज संविधान की हत्या कर रहे हो। मेरठ में एक आदमी रो रहा है, हाँ, कि मैं अंधभक्त था, गोबर खाता था, ऐसे बोल रहा है वो आदमी, हाँ, पर अब नहीं खाऊंगा। ये लोग, ये सनातन के द्रोही हैं, विद्रोही हैं, उस मेरा मकान तोड़ दिया। उसका बेचारे, वो बीजेपी का वोटर था। ये देखो धर्मेंद्र जी, इतना बीभत्स कांड भारत में हुआ, शायद इतिहास में बिरले उदक होंगे, कि दिल्ली से सटे हुए मुजफ्फरनगर में वो मजदूर पकड़े, बंधुआ मजदूर, उनको लालच में ले जाते थे 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के, और उनको सिर्फ ये थी कि जब बिजली नहीं आ रही होगी तब आप सो सकते हो। उसके बाद में अगर कोई थकता था तो उनको मारते थे पेंचकस से, हथौड़ों से, कमर लाल कर रखी है जी उनकी। उसने एक ने तो कहा कि 3 लोग तो हमारे काट के कट्टे में भर के नदी में बहा दिए। कैन यू इमेजिन? बताओ आप
योगी आदित्यनाथ की पुलिस को पता ही नहीं, वो कह रहे हम आप टिप मिली है। आपको इतने साल हो गया, आप पूरी एक टर्म होगी यार 22 के बाद में, ये वाला 4 साल ये 2 होने वाले हैं। आप 9 साल से आप उस देश का प्रदेश को नेतृत्व संभाल रहे हैं, और आपकी पुलिस आपको आप टिप दे रही है। पुलिस को टिप मिली और तब आपने एक्शन लिया, ये विफलता नहीं है? तो क्या ऐसे में ये नहीं बनता कि आप इस्तीफा दे के अलग हो जाएं? मजदूर हैं जी बेचारे, ये कोई इशू नहीं है क्या? हिंदू धर्म पे कुर्बान हो गए बेचारे। और वहाँ पुलिस के जो कमिश्नर, वो एसपीएफ ने बताया कि किन प्रांतों के लोग हैं। मुझे तो ताज्जुब, उसमें हरियाणा का नाम भी लिया उन्होंने। बताओ, हम झारखंड, बिहार या उड़ीसा की बात करके हम एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जब हरियाणा शब्द सुना तो मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने क्या इतनी बुरी स्थिति बेरोजगारी की? वो नौकरी के नाम पे और बुलाते उनको थे। रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया जाता है और वहां ले जाते हैं। और क्या चल रहा है कि दोने पत्तलों की फैक्ट्री बना रखी है। और इस देश में कोई चर्चा है उसको लेके? कोई चर्चा नहीं है जी किसी पर। प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे या योगी आदित्यनाथ कहेंगे कुछ? बोले इनके जीवन का कोई महत्व नहीं है क्या? और अभी देखिए श्रम शक्ति का मतलब इतना उसके ऊपर, ये तो सर अंग्रेजों से भी बुरे लोग हैं। नहीं, आप कर क्या रहे हो? 12 साल से आप देश को 2-2 इंजन, 3-3 इंजन के जरिए चला रहे हो और इतना कोहराम मचा हुआ। अब कोई बात करेंगे तो आप ये कहोगे कि साहब ये तो देखिए 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी थी तब भी हुआ था, ये तो नेहरू थे तब भी हुआ था। तो इस आधार पे आपको छूट तो नहीं मिल जाती। वो थे गलत तो लोगों ने उनको हटाया, बार बार हटाया। आप तो ऐसी व्यवस्था करके चल रहे हो कि हम ये सारी चीजें ये करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं जी, हटे भी ना। हटे भी ना, आजीवन व्यवस्था हो रही है। ये तो आप ये देखो हरियाणा में SIR चल रहा है। हाँ। पन्ना प्रमुख साथ लगे हुए हैं BLO के, जो इनको वोट नहीं देता उसका वोट ही नहीं मिलेगा अगली बार। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपका वोट खत्म कर देंगे। तो नागरिकता वाली बात भी ऐसी होगी। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आप भी याद कर लो। मैं तो चूंकि दुर्भाग्य से गया भी था बचपन में, तो 2-4 लाइनें मुझे याद हैं। और रसीद भी है मेरे पास में। देखो जो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बंदे को भारत सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है जी। किसको? मोहन भागवत को। हाँ हाँ, बिल्कुल। किस हैसियत से दे दी थी? नहीं, आप ये अर्चना गुप्ता आप फिर रही है सिक्योरिटी में, भाजपा की अध्यक्ष। ये कौन सा संवैधानिक पद है इनके पास में? नहीं, टैक्स पेयर के पैसे से जो इनके स्वागत हो रहे हैं और भागी फिर रही है साथ में सिक्योरिटी, किस लिए है ये? मैं तो ये देख रहा था सर कि इस सरकार ने, अब चलो सरकारें तो ऐसी ही चलती हैं। अटल जी कहते थे कि मूल चरित्र सरकारों का बदलता नहीं है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा सुना करते थे, जैसे HU बनाई चौधरी बंसीलाल ने, तो उनको VC लगाना था वहाँ पे। ऐसा जो मतलब HU को पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर के बराबर खड़ा करते। तो वो AL फ्लेचर जी के घर गए उनसे मिलने, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप VC बन जाओ। फ्लेचर साहब ने कहा जी 2 शर्तें हैं, जितना फंड मांगूंगा उतना फंड दोगे और जीवन में कभी फोन नहीं करोगे मेरे को। हाँ, दखल नहीं दोगे। दोनों मानी बंसीलाल जी ने। और आज देखो HU आज भी मतलब ठीक ठाक यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। धर्मेंद्र जी, मैं कहता हूँ अब हालत ये है सर कि BJP का एक प्रदेश अध्यक्ष यूनिवर्सिटी में आ रहा है, और जिस आदमी का जो प्रोटोकॉल है वो ACS के बराबर का है, वो उसके लिए गुलदस्ता लिए खड़ा है, ये मिला पुनिया जी। तो वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, कम से कम उस पद की प्रतिष्ठा को तो रख लो भाई। BJP का प्रदेश अध्यक्ष तुम अपने घर बुला के उसके पाँव में लौट जाओ। हाँ। पर फोटो तो जारी ना करो कम से कम। वही है ना कि पहले कुलपति थे, उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी थी। अब ऐसा लगा था कि कोई अलग व्यक्ति लग रहा था, और ऐसे संकेत भी आ रहे थे। लेकिन आप अगर भाजपा शासित राज्य में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या कुल सचिव हैं या कुछ और बनना चाहते हैं वही, तो इसकी ये तो एक अनिवार्य चीज है। और अर्चना गुप्ता क्या कर लेगी जी बेचारी, अभी ताजा बनी है। वो अगर वो ना जाते उनके सम्मान के लिए तो क्या फर्क पड़ जाता? तो विश्वविद्यालय तो इन्होंने पूरी की पूरी तरीके से वो कन्वर्ट कर दिए, चूंकि शिक्षा सारी संघ को समर्पित है भाजपा की। और धर्मेंद्र प्रधान को भी हटा इसीलिए नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल आ रही। अब कह रहे हैं रीसफल में ड्रॉप कर लेंगे उनको। और ड्रॉप कर लेंगे तो वो तो मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए ना, कहते मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं। अगर वो यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं तो किसी और विभाग में जाकर हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान को कह रहे हैं कि मंत्रालय नहीं देंगे, उनको कोई और जिम्मेदारी संगठन में देंगे। हाँ, वो जैसे कांग्रेस में एक कामराज प्लान चली थी कि संगठन में ले आओ ऐसे लोगों को, तो यहाँ ले आना चाहिए ना। तो तभी बात, क्योंकि ये दोनों तो संदिग्ध से, और कह रहे हैं निर्मला सीतारमण को दे रहे हैं ये
अपना शिक्षा अब मंत्रालय। देखिए कब कितनी जल्दी ये होगा, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं राष्ट्रपति से और अमित शाह भी मिले हैं, तो लग तो रहा है कि बहुत जल्दी रविवार सोमवार में से कोई दिन करें कि रिशफल का है। हाँ, लेकिन वो सब कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे। अनुराग देखिए, ठाकुर को ला रहे हैं, ऐसा कई चीजें चल रही हैं। ऊपर जो बैठा है व्यक्ति वही महत्वपूर्ण है, बाकी उससे तो किसी का कोई अर्थ है नहीं, हाँ, ये जो हैं इनका कौन सी गिनती है बेचारों की। है ना। हाँ, तो नरेंद्र मोदी बस वही है। चंपत राय ने कहा ना कि राजा जो है हमारी भारतीय परंपरा में वो विष्णु का अवतार होता है। तो हमसे ये भी चंपत पूछ राय लेना कह रहा है चाहिए। ये बात। हाँ, चंपत राय ने कहा। तो मैंने विष्णु के अवतार तो फिर इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, मोरारती देसाई, इंदिरा सब थे। गांधी, नेहरू सारे ही रहे, क्योंकि वो राजा रहे। और ये व्यवस्था हिंदू भारतीय परंपरा की है, तो और देशों में भी होनी चाहिए इस तरीके की। और जो हिंदू राष्ट्र हैं छोटे हमारे मोटे ट्रम्प भी विष्णु के अवतार हैं। हाँ तो मतलब कोई हद नहीं है, मतलब इतना फेंकते हैं, इतनी चापलूसी ये लोग करते हैं। अब चंपत राय का इस्तीफा दिला दिया, चूंकि इन्हें पता है कि वो उसमें शामिल है। और अगर चंपत राय को बस उसकी इतनी लिहाज कर दीजिए, उसको मतलब जेल नहीं भेजा जा रहा, बस ये ठीक है। नहीं, वो तो अंततोगत्वा भेजना पड़ेगा। अच्छा, और छवि तो संदिग्ध हो चुकी वो है। हमारे बिजनौर के हैं सर। वो कहीं के भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे जैसा प्रधानमंत्री होता मैं टांग देता था, कोई बिजनौर नहीं होता। मुझे तो उससे सहानुभूति है कि वो आपके इलाके से है। नहीं, मेरे जिले से है, मुझे मेरे लिए शर्म की बात है इस पे। मैं अपने बिजनौर की जो महान प्रतिभाएं हुई हैं उनके बारे में हमेशा जिक्र करता रहता हूँ आपसे। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक चंपत राय भी हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मेरे जिले ने तो सुल्ताना भी दिया था, सुल्ताना डाकू थे, लेकिन वो भी रॉबिन हुड थे, मतलब अमीरों से लूटते थे, गरीबों को दे देते थे। उन्होंने गरीब आदमी का चढ़ाया हुआ 1 रुपया 1.25 रुपया को उसको नहीं चुराया। तो चंपत राय तो बहुत आगे निकल आप ये देखो सर, पूरे देश से जहाजों में भर भर के ये अयोध्या में दर्शन के लिए लाए लोगों को। हाँ। और उन लोगों ने जो गुल्लक में पैसा डाला उसको चोरी किया जी इन लोगों। देखिए गलती इनसे क्या हो गया, आपने वो फोटो देखा होगा जिसमें नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी तस्वीर है और वो उंगली पकड़ कर राम को ला रहे हैं। हाँ, हैं जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। तो उस तस्वीर में राम तो बहुत छोटे से शिशु हैं और मोदी जी ले जा रहे हैं उनको वहाँ स्थापित करने के लिए, है ना। वो अभी 1.5 साल की बात हुई होगी, तो अभी रामचंद्र जी बाल रूप में है। वैसे तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी हमेशा वहाँ रहते हैं, है ना। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि वो पहरे पे हुए रहते हैं। लेकिन बताओ, ना तो हनुमान के पहरा काम आया और न राम खुद को बचा पाए। वैसे हो ये गया सारा काम। भारत शो ना करो, लेकिन अंदर से आहत तो होंगे सर थोड़ा बहुत ये लोग इस घटना पे। हाँ, इससे भी जुड़ी एक बात मैं आपको बता दूं कि एक कोई बड़े वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके सरकार की स्थिति ऐसी, बोले कि हमारा एक मंत्र है जो दिया गया कि जब बेहद कमजोर हो ना अंदर से, तब भी ये दिखाओ कि तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो इसका मतलब अंदरूनी तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। किसी से उधार मांगने जाओ ना, तो अपने बेस्ट कपड़े पहन के जाओ। हाँ। और बेस्ट गाड़ी में जाओ। सामने वाले को ये एहसास मत होने दो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। बीजेपी की हालत यही है सर, अंदर से ये थोथे हो चुके हैं, अंदर से भुरभुरे डरपोक और कायर लोग हैं ये, लेकिन बाहर जनता को ऐसे दिखाते हैं जैसे हम वर्षों सदियों तक राज करें। और जब इनको उखाड़ेंगे ना लोग सर, ये देखना आप, ये दिखेंगे भी नहीं। चालाकी देखिए, और पता नहीं लोग क्यों इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले पाते कि अब ये कह रहे हैं कि भारत यानी कि नरेंद्र मोदी उतावलेपन में कोई निर्णय नहीं लेते। मतलब अब तक जो मैं चुप रहा हूँ, मैंने जो अपमान सहा है इसका ट्रंप वाला सब कुछ, वो एक रणनीति थी, क्योंकि हम 1000 साल बाद के भारत की नींव रख रहे हैं। यानी 2047 से सीधे 3047 पे चले गए। पहले ये विकसित भारत के लिए 47 मांग रहे थे। लोग मानेंगे। तो मैं जो कल बता रहा था ना, शुरुआत जहाँ से हमने की थी कि वो ऑस्ट्रेलिया मिले थे मेरे को, तो उन्होंने कहा जी हालत इतनी खराब है, मेरे अपने घर में अगर मैं मोदी कह दूं तो मम्मी पापा ये कहते हैं मोदी के आगे जी क्यों नहीं लगाया। बोले ये हालत हो रहे हैं। तो मैंने भैया लगाया को श्री यशस्वी और फलाना ढिमकाना, तब जाके बात बनेगी। ऐसे लोग हंस रहे थे, ऐसी अफीम चटा रखी है जी। एक पेरेंट्स कह रहा है कि बच्चे तो मरते ही रहते हैं। हाँ, वो अपनी बेटी का पेपर दिलाने आया है, वो मूर्ख आदमी। हाँ। और वो ये कह रहा है बच्चे तो मरते रहते हैं जी। हाँ। मोदी क्या आत्महत्या कर लेगा, नेट पेपर लीक होगा तो दोबारा करा दिया। तो ऐसा नहीं है, 20 करोड़ लोग तो इन्होंने ऐसे तैयार किए हैं। वो तो है जो जिनके ऊपर ये गोबर भी डाल दें तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया है, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और वो रहेंगे। हाँ, वो रहेंगे, इतने रहते भी हैं जी, है ना।
और एक ऐसा संगठन आरएसएस जिसकी नींव इस बात पे पड़ी कि हम व्यक्ति पूजा नहीं करेंगे। हमारा तो जो ध्वज है वही हमारे गुरु का रूप लेगा, वहाँ भी उन्होंने भौतिक शरीर नहीं रखा। अगर वहाँ कोई उस व्यवस्था में कोई ऐसा आदमी है जिसको 20 करोड़ लोग बुद्धि अपनी अलग निकाल के उसकी पूजा कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, तो इससे बड़ी संघ की और उस वैचारिक दर्शन की और हार क्या हो सकती, पराजय क्या हो सकती है। अरे आपको परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया, अपने हिसाब से निर्णय लो। अगर करोड़ों लोगों के दिमाग को एक ही दिमाग ने संचालित करना है तो वो जो कर रहा है आदमी मेरे ख्याल से तो ठीक कर रहा है। क्या गलत कर रहा है वो? क्या गलत कर रहा है? अगर किसी मूर्ख आदमी के साथ में सैकड़ों लाखों लोग जुड़ रहे हैं तो उसके लिए तो उपलब्धि है। वो क्यों मना करेगा कि मत आओ? तो ये हालात हो गए हैं, घरों का हमारा वातावरण विषाक्त कर दिया है। एक परिवार में अगर 2-4 लोग भी मतलब इस धारा के लोग हैं तो दूसरे लोगों को जीने नहीं दे रहे, वो उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सही बात। और ऐसी चीजें करेंगे कि भाई साहब अगर मोदी जी नहीं होते तो इस समय तक हिंदू यहाँ मुसलमान हो गए थे पूरे। 800 साल मुस्लिम शासन रहा है इस्लाम का, 200 साल कोई ना तो, और आप 85% हो। कोई एक लड़का है सर, रविंदर डब्बास। अच्छा। वो देसी सा आदमी है, अपने वीडियो बनाते हैं, वो भी पत्रकार हैं। तो वो कह रहा है कि भैया आपस सुनते आ रहे हैं, हिंदू भाई कहते हैं कि अब्दुल तो पेंचर ही लगाएगा। बोले भाई अब्दुल 2 रुपया का पेंचर लगाता था तब भी हम लगवाते थे। अब अब्दुल 50 रुपए का पेंचर लगा रहा है तब भी हम लगवा रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी तो वो 100 कर देगा, इसको 200 कर देगा, 500 कर देगा। तुम्हारा क्या होगा? बोला अब्दुल तो अपना पंचर लगा के गुजारा कर लेगा, तुम तो सारा दिन मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, काम नहीं करते, तुम्हारा क्या होगा? तो ये जब भ्रम टूटेगा सर, ये तब क्या होगा? मैं देखो, मेरे एक मुस्लिम मित्र है, उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो लोगों से संपर्क है मेरे, तो और अच्छे काबिल आदमी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम तो हिंदू बनने के लिए तैयार हैं त्यागी साहब। आज ही बन जाऊंगा मैं तो, आप मुझे बताओ कौन सी जाति में रखोगे? बोले हम पहले भी हिंदू ही थे, मेरे दादा परदादा हिंदू थे, आज मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। महात्मा श्रद्धानंद जो थे वो उनका जो शुद्धि आंदोलन था उसको मैं मानते हुए हिंदू बनना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताओ, मैं हिंदू तो बन गया, अब मुझे आप कहाँ रखोगे? आप ले लोगे त्यागी कम्युनिटी में मेरे को? नहीं, जाति तो वहीं रहती है मुस्लिम। अब हमारे गांव में तो बोले हमने जिन कारणों से छोड़ा था हमारे पुरखों ने, अगर आज हमारे सामने वही चीजें मौजूद हैं, वही है, 400 हमारे गांव मुस्लिम कुमार हैं जी। हाँ। तो वो अगर मान लो हिंदू बनते कुमार ही रहेंगे जी, वो उनको ये ब्राह्मण थोड़ी बना देंगे। हाँ। फिर दूसरी मतलब वो प्रश्न करते हैं, वो ये पूछते हैं जी आप, स्वामी दयानंद ने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, वो इस्लाम भी यही कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईश्वर एक है, यही कह रहे हैं ना। बोले नानक आपका धर्म भी यही कह रहा है, जैन धर्म भी यही कह रहा है, जो सब आपने हिंदू धर्म में शामिल कर रखे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं हिंदू धर्म से। तो अगर वही चीज हमारे वाले कह रहा है तो दयानंद तो हिंदू है, तो सारे आर्य समाजियों ने भाजपा को खड़ा कर दिया, जान डाल डाल के, प्राण फूंक फूंक के, सारे कन्वर्ट हो गए जी ये लोग। तो ये कहीं वैचारिकता नाम की चीज ही नहीं है। कोई आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी जब तक लोगों में नहीं होगी, वो बीज नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि लोग बस उड़े जा रहे हैं, एक तिनके की तरह उड़ते जा रहे हैं। एक कल्पनाओं में हम विश्वगुरु बन चुके हैं। हाँ। दिक्कत ये है हमारी, हमने अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना लिया है, हमें लगता है कि हम विश्वगुरु हैं, और ये एक उन्माद की स्थिति है और कुछ घोषित है। 70 के दशक में एक शायद कोई फिल्म आई थी, उसका गाना मुझे हल्का सा याद है कि देखो ये दीवानों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम मत करो। तो राम तब भी संकट में था 50-60 साल पहले, आज भी संकट में और आगे भी रहेगा। और ये जो यूथ है ना सर, इसकी आस्था टूटती है सर। हाँ, आज भारत का यूथ इन चीजों से ऊपर उठ रहा है सर। वो लॉजिकल बात करता है, आप उसको चीजें थोप नहीं सकते, वो पूछेगा कि क्यों। अगर आप किसी के भी भक्त हो या कांग्रेस की भी आप वकालत कर रहे हो या किसी और दल की कर रहे हो, तो बच्चे ये पूछने का राइट है उनका, वो पूछते भी कि ऐसा हम क्यों करें। सही बात है सर। तो दोस्तों, अपने पासपोर्ट को अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट मानिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर। ये लोग अब जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ तोड़ के खुद में मिला रहे हैं, उसके बाद ये आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे और कोई ऐसी प्रार्थना भी आपको रटनी पड़ेगी आने वाले समय में, जिससे आप खुद को भारतीय नागरिक होना तय कर दें। लेकिन ऐसी कोशिशें बहुत लोग करके इस देश से जा चुके हैं, ये भी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ कुछ नहीं बदलना है,
तो बेहतर है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, फिर मैं वही बात कहूँगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट उनमें पैदा करिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए। आपको नहीं आते तो किसी विद्वान आदमी से पा ले जाइए, कम से कम 12वीं तक उनको साइंस ज़रूर पढ़ाइए, और उनको बताइए कि धार्मिक सतलों पे लुटना बंद करते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, परमात्मा में विश्वास रखें हैं, तो परमात्मा को प्राप्त करने की विधियाँ और भी बहुत हैं, उन विधियों का पालन करें। किसी का घर मत चलाएं अपनी मेहनत की कमाई के लिए। बाकी चंपत राय जी चंपत हो चुके हैं और चंपत राय जी को ट्रस्ट से हटाया गया है, लेकिन राम जी कब अपना न्याय करेंगे इन लोगों के साथ, ये अलग बात है देखने की। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर अपने विचार रखिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। देखो ये दीवानों तुम ये काम न करो।